स्टूडेंट्स सो चैप्टर 1 में हमने न्यू इकोनॉमी और मार्केटिंग मैनेजमेंट इसके बारे में पढ़ा था। चैप्टर 2 इज़ आल्सो अबाउट कि जी आप मार्केटिंग में न्यू इकोनॉमी के साथ कैसे चल सकते हैं। सो उसका ओवरव्यू तो हमने चैप्टर 1 में दे दिया था। सो चैप्टर 2 आप लोगों ने जस्ट उसको एक रीड आउट कर लें ताकि आपके जो थोड़े बहुत क्वेरीज वगैरह हैं कि क्या हो सकता है, वो कैसे सॉल्व आउट होंगे और होपफुली उसमें कोई इशू नहीं होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। क्योंकि उसमें वही इकोनॉमीज़ की बात आ रही है कि आपने कैसे चेंजेस करना है, एडॉप्टेशन कैसे करनी है, टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से, कस्टमर के उसके हवाले से। अभी आते हैं जी हम अपने इस चैप्टर की तरफ, क्योंकि जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं हमने उसको सिर्फ देखना है। सो चैप्टर 3 इज़ अबाउट बिल्डिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वैल्यू एंड रिटेंशन। इस वजह थी कॉटलर जो मार्केटिंग के बारे में अगेन की इट इज़ नॉट लॉन्गर एनफ टू सेटिस्फाई कस्टमर्स, यू मस्ट डिलाइट देम। सो एक तो इस तरह हमने लास्ट टाइम जिक्र किया कि जी इकॉनमी बढ़ रही है, कस्टमर्स के पास बाइंग पावर आ गई है, वो सब कुछ। अब हम कस्टमर्स को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि जी सिर्फ ये नहीं है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, आप उनको मजीद भी खुश करें बाय गिविंग देम समथिंग एक्स्ट्रा। सो फिलिप कॉटलर मार्केटिंग के बारे में ये कहते हैं, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जी कस्टमर्स की वैल्यू और सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ाएं, कंपनीज कैसे डिलीवर करेगी, हाई परफॉर्मेंस बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, कंपनीज जो है तो वो अट्रैक्ट और रिटेन कैसे कस्टमर्स कैसे करेगी, बोथ कस्टमर एंड की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटीज को कैसे इम्प्रूव करेगी, कंपनी डिलीवर टोटल क्वालिटी कैसे डिलीवर करेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं जी कि कस्टमर परसीव्ड वैल्यू किसे कहते हैं। अब कस्टमर परसीव्ड वैल्यू की अगर हम बात करें, सो ये बेसिकली एक नोशन है, ठीक है, कि जी सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट जो होता है, या किसी भी कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस या किसी भी सर्विस की सक्सेस, वो बेस करती है बेसिकली कि आपका कस्टमर उसमें बिलीव करे, कि कस्टमर्स इस बात पे यकीन रखे कि जी इससे मेरी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होंगी। ठीक है। तो तब जाके आपकी जो कस्टमर परसीव्ड वैल्यू है वो बढ़ती है। फॉर एग्जांपल आप एक डेंटिस्ट को देख लें, ठीक है। डेंटिस्ट जो होता है वो आपको किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है या कोई रिसोर्स यूटिलाइजेशन की तरफ जाता है। सो जब तक, या हम टूथपेस्ट की एग्जांपल ले लें कि एक टूथपेस्ट है लेट सपोज, और आप उसमें ये देखें कि जी अगर ये कस्टमर कहता है कि हाँ जी वाकई में मेरे दांतों का दर्द, मेरे दांतों में जो चमक वगैरह है या उसकी वाइटनिंग जो है, तो ये टूथपेस्ट कर सकता है। ठीक है, तब जाके कस्टमर परसीव्ड वैल्यू बढ़ती है, अदरवाइज नहीं बढ़ती। इसके अंदर टोटल कस्टमर वैल्यू और टोटल कस्टमर कॉस्ट, वो फिर उसमें देखता है कि जी मैं मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है और मैं उसके अगेंस्ट कॉस्ट कितनी दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वो कॉस्ट कम दे रहा है और उसको वैल्यू मिल रही है, उसको उससे ज़्यादा मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कस्टमर परसीव्ड वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद कस्टमर देखें, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू, कस्टमर डिलीवर्ड वैल्यू में अगर हम देखें, ठीक है, सो ये साइकोलॉजिकल कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट, ये आपकी टोटल कॉस्ट में आ जाती है। और दूसरी तरफ इमेज वैल्यू, पर्सनल वैल्यू, सर्विस वैल्यू, प्रोडक्ट वैल्यू, ये आपकी टोटल कस्टमर वैल्यू में आती है। सो कस्टमर को एट द एंड आप लोग क्या देते हो, आपने इसको भी देखना है और इसको भी देखना है। इसके सब में फिर ये सब चीज़ें हैं, वो एडिशन, इसमें एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, सेम गोज फॉर दिस साइड। लेकिन मेक श्योर कि ये कॉस्ट जो है तो वो कस्टमर इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि जी हमारी कॉस्ट कम से कम आए और हमें वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तब जाके कस्टमर को जो वैल्यू होगी वो डिलीवर होगी प्रॉपरली। डिफाइनिंग कस्टमर वैल्यू सेटिस्फैक्शन, टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन किसे कहते हैं कि जी हम कहते हैं कि जी हमारा कस्टमर, लेट सपोज मैं आपको इसके एग्जांपल इस तरीके से दे देता हूँ कि टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये तो सबसे पहले इसको डेफिनेशन देखते हैं कि जी ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और उसका मेन गोल ये होता है कि जी ओवरऑल जो कस्टमर का एक्सपीरियंस हो वो गुड हो इसके साथ। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग ब्रेंच में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, अच्छा रहा, बुरा रहा, तो आप लोग ये देखते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखना है कि हाँ जी मैं किसी और जगह एमबीए की फ़ीस दे रहा था, वो कितनी दे रहा था, यहाँ कितनी दे रहा हूँ, नंबर वन। नंबर टू, वहाँ पे मेरी जॉब थी तो मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा था जॉब के हवाले से, नहीं जी आपको नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं, फिर आपके ऑनलाइन एग्जाम्स आ गए, फिर यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर आपके लिए एचईसी के एक्विलेंस की भागदौड़ कर रहा है, वहाँ पे वो नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप लोगों की बढ़ रही है। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर आप लोगों से एक्सपेक्ट क्या करता है, आप लोगों ने उसको भी देखना है। ठीक है, अगर लेट सपोज हम ब्रेंच की तरफ से देखें तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारा कस्टमर हमसे कहता है कि जी आप हमारी जॉब टाइमिंग्स हैं, तो अगर हम क्लास में ना आए तो हमारे लिए वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो,
तो अभी आप लोग की जिस तरह ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और वो हम अब यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आप लोग के साथ शेयर करें किसी भी मीडियम के थ्रू। सो आप लोग की एक्सपेक्टेशंस पे हम पूरा उतर रहे हैं, डिलीवरिंग हाई कस्टमर वैल्यू, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वैल्यू हम दे सकते हैं वो अच्छी बात होगी। वैल्यू प्रपोजिशन और वैल्यू डिलीवरी सिस्टम, वो फिर हम वैल्यू को कैसे प्रपोज करते हैं, मतलब उसको कौन सा प्रोसेस होगा और आप लोगों को किस तरीके से डिलीवर हो रही है, ठीक है। सो वो जितनी हाई होगी उतनी ही आप लोग मार्केट में हमारे बारे में बताएंगे, मज़ीद हमारे कस्टमर्स में जो है तो वो अट्रैक्शन होगी, मज़ीद लोग आएंगे और आप रिटेन होंगे। मैयर इन सेटिस्फेक्शन, फिर आप उस सेटिस्फेक्शन को मैयर करते हो। वो कैसे मैयर करते हो कि कितने कस्टमर्स अगेन आए दोबारा आपके पास, कितने कस्टमर जो है तो वो उन्होंने न्यू न्यू कस्टमर्स को लेकर आए। ये हो गया है जी। फिर यहाँ पे आप आ गए टूल्स फॉर ट्रैकिंग मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो हमारे पास दो किस्म के टूल्स होते हैं, एक कंप्लेंट एंड सजेशन सिस्टम। आप लोग देखते हैं ना किसी भी जगह जी, वहाँ पे सजेशन बॉक्स लिखा होता है, कंपनीज के अंदर कंप्लेंट बॉक्स लिखा होता है, हॉस्पिटल्स में देख लें। सो वहाँ पे लोग अपने सब कुछ कर लेते हैं, राइटिंग वगैरह कर लेते हैं और आपको वो ड्रॉप कर देते हैं। या आप वहाँ पे अगर कोई कंप्लेंट करना चाहिए, उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जो उनको एक सर्वे होता है उसको देख लें, उनके नंबर पे कॉल्स कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं। तो उसमें हम आपको एक टू बी कम्युनिकेशन भी हो जाती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे का क्या होता है कि जी मैक्सिमम स्टडीज़ ये बता रही थी कि जी बहुत ज़्यादा लोग डिससेटिस्फाइड हैं, ठीक है। अगर वो मतलब जिस तरह इधर एग्जांपल है कि जी एवरी फोर्थ जो परसेप्शन थी वो ये थी कि जी वो डिससेटिस्फाइड है, ठीक है, या 5% कंप्लेन कर रहे हैं। सो वो क्या करते हैं जिसकी वजह से आप लोग वो कस्टमर जो है तो वो या किसी और जगह स्विच हो जाता है या उसकी वो परचेजिंग कम करना शुरू कर देता है। सो इसमें आपको चाहिए कि आप कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन का डेटा अपने पास रखें, ठीक है। आप उनसे मज़ीद क्वेश्चंस पूछें। अगर एक क्वेश्चन है और वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आप उसमें क्वेश्चंस में चेंजेस लेकर आएँ, एडिशन कर लें, ताकि बाकी आप इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चले, आप उससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है। उसके साथ कम्युनिकेट करें। तो जितना ज़्यादा आप लोग के साथ उसके साथ कम्युनिकेशन होगी, जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, उतने ही आप लोगों का कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस स्ट्रॉन्ग होगा। ये एक डिस्कशन क्वेश्चन है, अगेन सेम चीज़ कि आप इसको पढ़ें, इसके अगेंस्ट जो है तो उसको सॉल्व आउट करें। अच्छा, ये इधर इस इमेज में देख लें, स्पेशल बिजनेस डेल इधर स्पेशल बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम ऑफ डेल वेबसाइट अलाउज कस्टमर टू इंटरेक्ट विद डेल एंड कस्टमाइज आर फेसेस ड्यूरिंग विद द डेल। अब देखें यहाँ आप अपनी आईडी बनवा सकते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी, वहाँ उनसे डिस्कशन करें कि जी आपकी ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। अब डेल वाले ये सपोर्ट दे रहे हैं आप लोगों को, आईफोन का अपना है, एप्पल का अपना है, सैमसंग का अपना है। इस तरीके से आप लोग उनसे कस्टमर फीडबैक ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, उनकी कंप्लेंट्स ले सकते हैं। द नेचर ऑफ हाई परफॉर्मेंस बिजनेसेस। अब हाई परफॉर्मेंस बिजनेस से हमारी क्या मुराद है? हाई परफॉर्मेंस बिजनेस को अगर हम इसको देखें ना तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि जी व्हाट इज़ हाई परफॉर्मेंस बिजनेस। सो हाई परफॉर्मेंस बिजनेस जो होता है वो क्रिएट होता है, किस तरीके से क्रिएट होता है? जब आप एक हाई परफॉर्मेंस टीम बनाएं। और हाई परफॉर्मेंस टीम क्रिएट होती है जब आप एक ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीलेंस की एक्सपेक्टेशंस रखें अपने स्टाफ से। जितना आपका स्टाफ एक्सीलेंट काम करेगा, ठीक है, जितनी वो R&D करेंगे, जितने वो मार्केट की रिसर्च करेंगे, जितना वो मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे, उतनी ही आप लोगों की वैल्यू क्रिएट होगी, मीन्स उतनी ही आपकी टीम हाई परफॉर्मेंस की तरफ जाएगी। और एंड अगेन वो फिर आपका हाई परफॉर्मेंस जब वो उसकी तरफ जाएगी तो वो हाई परफॉर्मेंस टीम कहलाएगी। और वो जितना काम करेगी तो वो आपके बिजनेस को हाई परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जाएगी। सो हम इसको हाई परफॉर्मेंस बिजनेस को इस तरीके से कह सकते हैं। फिर इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एवरी लोकेशन डिफरेंट तरीके से काम करती है। तो इसको देख लें। आप लोग के पास रिसोर्सेज हैं जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ आ गए, टीम्स जिसको हम कह सकते हैं, इंडिविजुअल कह सकते हैं, आपके पास मनी आ गया, आपके पास मटेरियल्स आ गया है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जितना ये हाई परफॉर्मेंस इस पे काम करेगा उतनी ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम आसान होगा, ठीक है। यहाँ से ये लोग इनको डिमांड करते हैं, ये लोग इसको अट्रैक्ट करते हैं। सो एक मेक श्योर कि ये दोनों आपस में अलाइन हो, रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने अलाइन होंगे उतनी ही आपका प्रोसेस स्मूथली रन करेगा। अब लेकिन ये क्रिटिकल बात भी है, आपने यहाँ पे हर स्टेज में इवैल्यूएशन भी करनी है, डिसीजंस भी देखने हैं, प्लान्स भी देखने हैं, अल्टरनेटिव्स प्लान्स भी देखने हैं, मार्केट रिसर्च होगी, सब कुछ। क्योंकि ये जो होता है ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक होल्डर जो आपके हैं, स्टेक होल्डर्स, उस पे ये इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आप एट द एंड प्रोडक्ट जो होता है तो वो इनको इनके पास ही जाता है। सो जब तक ये सैटिस्फाई होंगे, इट मीन्स कि आपका प्रोसेस ठीक जा रहा था और आप लोगों ने अलाइन ठीक तरीके से किया था। अगर ये लोग सैटिस्फाई नहीं हो रहे,
सो इट मीन्स कि आपका बिजनेस हाई परफॉर्मेंस की तरफ नहीं जा रहा। सो इधर आपके प्रोसेस में मसला होगा, इधर आपकी रिसोर्सेज में या आपकी रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशन की अलायंसेस में थोड़ा अलाइनिंग में थोड़ा फ़र्क होगा। फिर इस पे आ जाते हैं नेचर ऑफ हाई परफॉर्मेंस बिजनेस स्टेक होल्डर्स। हमने कहा कि जी वही बेसिकली हमने उनको ही सेटिस्फाई करना होता है। आपके कस्टमर्स हो गए डिफरेंट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं आपकी कंपनी के साथ, आपके प्रोसेस और आपकी रिसोर्सेज। प्रोसेस में हमारे मेथड्स वगैरह आ जाते हैं और रिसोर्सेज में हमारे पास डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ और कोर कंपिटेंसीज आ जाती है कि जी हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। हमारे पास एम्प्लॉयज़ आ गए, हमारे पास मनी आ गया, हमारे पास मशीनरी आ गई, हमारे पास मटेरियल आ गया है। ये हमारी रिसोर्सेज हैं। ऑर्गेनाइजेशन में और या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में हम देखते हैं, हम एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि जी हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है, ठीक है, व्हाट वी बेसिकली डू। और वो जो टीम है, जो लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या है। कॉर्पोरेट कल्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ठीक है। सो कॉर्पोरेट कल्चर में हम फिर ये देखते हैं कि जी बेसिकली ये एक बिलीफ्स होता है या बिहेवियर होता है जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं और मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे करती है आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और ज़्यादातर कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है वो एम्प्लॉयड होता है, एक्सप्रेस नहीं हो मतलब एक्सप्रेसली नहीं होता। लेकिन अगर हम उसको ये ऑर्गेनिकली डेवलप होता है विद पैसेज ऑफ टाइम या कम कम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या पीपल होते हैं उनकी जो ट्रेड्स हो जाती हैं उस तरीके से, या कंपनी जो हायर करते हैं उनमें। दूसरी तरफ हमारे पास अगर हम सिनेरियो एनालिसिस की बात करते हैं, सो सिनेरियो एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि जो बेसिकली एक मेथड होता है जो कि प्रिडिक्शन करता है आप लोगों के लिए कि पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या होंगी, पॉसिबल सिचुएशन क्या-क्या होगा, वो प्रिडिक्शन होती है उसकी, ठीक है। उस प्रिडिक्शन के अगेंस्ट आप लोग अपने डिसीजंस लेते हो, आप लोग स्ट्रेटजीज बनाते हो, आप लोग पॉलिसीज डेवलप करते हो। सो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट पे ये देखते हैं, रिसोर्सेज में आप लोग इसको देखेंगे। तो ये मेन पॉइंट्स है आप लोगों के लिए नेचर ऑफ बिजनेस के लिए, जिस तरह हमारी लास्ट स्लाइड में था, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी रिसोर्सेज के वो 2 पार्ट्स आ गए ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कल्चर भी आ गया, फिर प्रोसेस आ गया, फिर स्टेक होल्डर्स आ गए, ठीक है आप लोग के पास। अगेन एक डिस्कशन क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि जी कैन यू नेम अ कंपनी दैट हैज़ चेंज पब्लिक परसेप्शन। एक कंपनी है तो वो उसने अपने पब्लिक परसेप्शन कैसे चेंज किया, अपने कल्चर के थ्रू, या उसने जो इफेक्टिवली रिहेबिलिटेशन की कंपनी के इमेज को नहीं की, ठीक है। या आप जितने पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें वो कैसे अपने परसेप्शन को चेंज करती है। सो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू, तो कस्टमर वैल्यू एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन में सबसे पहले वैल्यू चेन आता है हमारे पास। सो वैल्यू चेन जो है ये बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है आपकी एक्टिविटीज़ को, कि आपकी फुल रेंज ऑफ इफेक्टिव एक्टिविटीज़ क्या है, ठीक है, या एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जी हमारे पास एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि हमें एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करता है कि हमारे प्रोडक्ट की बिल्डिंग में या सर्विस की बिल्डिंग में हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होंगी। अब जेनेरिक चेन वैल्यू को देख लें, देखिए ये सपोर्ट एक्टिविटीज़ है। आपका फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और आपके प्रिक्योरमेंट वन साइड पे ये है। दूसरी तरफ हमारे पास जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, ऑपरेशन है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, मार्केटिंग सेल्स है, सर्विसेज है, ठीक है। सो इधर आपका मार्जिन आ रहा है और इधर आपका मार्जिन आ रहा है। ये एक्टिविटीज़ आपको कोशिश करेंगे कि जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे और ये एक्टिविटी से आप इतनी ज़्यादा वैल्यूज उठा सकते हैं, ठीक है। रादर देन बिल्डिंग अपनी हो तो अच्छी बात होती है, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास पर्सनल मौजूद होने चाहिए। को आप लोग इनको कॉन्ट्रैक्ट पे भी हायर कर सकते हैं, पार्ट टाइम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे भी फोकस करें कि आपके टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग हो। प्रिक्योरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपके सप्लायर्स वगैरह की जो बात आ जाती है। इधर आपके ऑपरेशंस, आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और ये आपकी स्टोरेज, वेयर हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, आपका मार्केटिंग चैनल कौन सा, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। सो ये बेसिकली आप लोग के लिए एक वैल्यू चेन क्रिएशन की तरफ जाती है। सो अगर इसके दरमियान और इसके दरमियान जितनी लिंकेज स्ट्रांग होगी या अलाइनिंग होगी, उतनी ही आप लोगों की मार्जिन जो होंगे वो अच्छे तरीके से जाएगी और आप एक बेस्ट वे की तरफ, सिनेरियो की तरफ जाना शुरू करेंगे। यहाँ पे बेंचमार्क्स अपने पास रखें कि जी आपका एक बेंचमार्क हो, उस बेंचमार्क को आपने हर हाल में अचीव करना है डिलीवरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, ठीक है। कोर बिजनेस प्रोसेस में आपके पास मार्केट सेंसिंग प्रोसेस क्या आपका क्या है, और न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस, कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस, कस्टमर रिलेशनशिप और फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें बेसिकली कोर बिजनेस प्रोसेस को अगर हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें आपका फिर फोकस इसमें होना चाहिए कि जी जो
मिनिमम इंडिविजुअल टास्क है, ठीक है, वो एकम्प्लिश हो एक सर्टेन लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी के साथ, या आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी आउटपुट मिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ कि आपके लेट्स सपोज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसी हैं, आपका ह्यूमन रिसोर्स कितना खुश है, आप उनके डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रहे हो, कस्टमर एक्विजिशन जो हम सेल्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, कि हमारी सेल्स किस तरह है, हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसी हो रही है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपकी फाइनेंशियल जो एनुअल शीट्स है या फाइनेंशियल एनालिसिस आप उसको देख लो, आप अपनी क्वालिटी को देख लो, प्रोसेस इंप्रूवमेंट को देख लो, इसमें हम कह सकते हैं। लेकिन कोर बिजनेस प्रोसेस बेसिकली ये एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक आइडियलाइज कॉन्स्ट्रक्ट होता है, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस करता है ऑर्गेनाइजेशन के मेन और एसेंशियल एक्टिविटीज़ को। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कोर बिजनेस प्रोसेस का, इसका ये मतलब है कोर बिजनेस प्रोसेस मीन्स दैट बिजनेस की जो सक्सेस होती है वो सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपका डिपार्टमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, बल्कि इस पे भी डिपेंड डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी डिपार्टमेंट की मतलब कोऑर्डिनेशन उसकी कैसी है, कंपनी की उसको कैसे मैनेज कर रहा है, अपने प्रोसेस को, अपने एक्टिविटीज़ को। इसको भी हम कोर मैनेजमेंट प्रोसेस, कोर बिजनेस प्रोसेस कह सकते हैं, जिसमें आप सब कुछ आ जाता है, ठीक। सो ये हमारे सारे के सारे कोर बिजनेस प्रोसेसेस में मतलब हम इसको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डिलीवरिंग वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। अब डिलीवरी वैल्यू, अब सप्लाई चेन इधर इन लोगों ने जिक्र किया हुआ है, ठीक है। अभी आप लोग इसको देख लें कि हम अपनी वैल्यू कैसे डिलीवर करते हैं। जिस तरह मैंने लास्ट उसमें बताया था, लास्ट लेक्चर्स में हमारे किसी जगह पे ये मेंशन हुआ था सप्लाई चेन का। सो ये एक नेटवर्क है कंपनी का और सप्लायर के दरमियान कि जी वो कौन से प्रोडक्ट्स जो है तो वो प्रोड्यूस करेंगे, कौन से सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, एक स्पेसिफिक सर्विस को, ये आप बताएं, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर एक प्रोडक्ट आपसे डिमांड कर रहा है, एक सर्विस आपसे डिमांड कर रहा है, तो आपने अपने सप्लायर के साथ आपका एक इंटरेक्शन होगा, ठीक है, कि जी वो आपको वो मटेरियल दे, आप उस मटेरियल के अगेंस्ट वो प्रोडक्ट या सर्विसेज क्रिएट करें, ठीक है, और फिर उसको आप डिलीवर करें। सो ये जितना एक स्मूथ प्रोसेस होगा, जितना एक फ्लैट प्रोसेस होगा, जितने क्वालिटी का प्रोसेस होगा, उतनी ही आपकी जो वैल्यू होगी, सो वो आपकी वैल्यू की डिलीवरी नेटवर्क जो होगा वो स्ट्रांग होगा, और उतनी ही आपका कस्टमर जो है तो वो सेटिस्फाइड होगा आपके प्रोडक्ट से, और इनडायरेक्टली आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। इधर इन लोगों ने देख लें, ठीक है जी, कि जी फिगर को देख लें, लेवी सॉर्टर्स वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। सो कंपटीशन इज बिटवीन नेटवर्क नॉट कंपनीज, द विनर इज द कंपनी दैट विद द बेस्ट नेटवर्क, ठीक है। अगेन वही बात आ जाती है कि जी आपका नेटवर्क जो है वो रिलेशनशिप है आपका सप्लायर के साथ। तो जितना आपका सप्लायर जो होगा तो वो आपको फाइबर अच्छी क्वालिटी का देगा, आपको फैब्रिक अच्छी क्वालिटी की बनेगी, आपकी अपील अच्छी होगी, आपकी टूल्स रिटेल सेलिंग अच्छी होगी, और आपके कस्टमर जो है उनको वो प्रोडक्ट अच्छी तरीके से डिलीवर होगा। अगेन वो फिर आपको वो रिटेलर्स को जो है तो ऑर्डर देगा, ऑर्डर रिटेलर जो है तो वो आपको ऑर्डर देंगे, आपने आगे से फैब्रिक मैन को ऑर्डर देना है, और देन वो जहाँ से फाइबर आ रहा है ऑर्डर वहाँ से रिसीव होगा, ठीक है। ये मतलब प्रोसेस है जो चलता रहता है। सो इस नीचे जो मेंशन है कि जी कंपनीज नहीं जीतती, ठीक है, बल्कि कंपटीशन कंपनीज के दरमियान नहीं होता, कंपटीशन होता है कि जी कौन सा बेटर डिलीवर कर रहा है, ठीक है, बेटर नेटवर्क किसके पास है। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर्स। अब ये आप लोगों ने अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे रिटेन करना है। सो सबसे पहले आप इसमें ये देखते हो कि जी हम आप अपने जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, इसमें आप लोग ये देखते हो कि जी हम अपने कस्टमर्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स खरीदें, और जो जो लोग खरीद रहे हैं वो उसको मतलब वो रिटेन रहें, वो किसी और की तरफ शिफ्ट ना करें। सो इसमें हमारे पास है पीआरएम और सीआरएम, पीआरएम पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो पीआरएम इज ये कम्बिनेशन है बेसिकली किस चीज़ का, आपके डिफरेंट मेथड्स का, डिफरेंट प्रैक्टिसेस का, डिफरेंट वर्क फ्लोज के वेज का, ठीक है। जितना आपके ये सब ज़्यादा होंगे कॉम्बिनेशन, उतनी ही आपकी पीआरएम स्ट्रांग होगी, और वो बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये मैनेज करता है कि आपके बिजनेस प्रोसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को, ठीक है, कि एक कंपनी और उसका जो पार्टनर है या चैनल पार्टनर जो है, चाहे वो सप्लायर हो, कस्टमर हो, वो सब कुछ उनके दरमियान रिलेशनशिप को वो बिल्डअप करती है, स्ट्रांग करती है, इंफॉर्मेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। इसको हम कहते हैं पीआरएम। दूसरी तरफ अगर हम देखें
कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को या सीआरएम की बात करें, तो सीआरएम बेसिकली ये भी एक प्रोसेस है जहाँ पे बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली उसकी इंटरेक्शन होती है कस्टमर्स के साथ, लेकिन वो एक डाटा एनालिसिस के थ्रू होती है या लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू होती है। वहाँ पे तो कम्बिनेशन ऑफ मेथडोलॉजी, कम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों की यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो डाटा एनालिसिस के थ्रू, मतलब बेसिकली वो इंटरेक्शन हम डाटा एनालिसिस के थ्रू करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम इस तरह दे सकते हैं कि जी बेसिकली ये कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज है एंड टेक्नोलॉजीज जो कि कंपनी यूज़ करती है मैनेजिंग के लिए टू एनालाइज द कस्टमर इंटरेक्शन एंड डेटा थ्रू देयर कस्टमर लाइफ साइकिल। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसका बेनिफिट्स, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो, लाइक उनके जो उन्होंने पास्ट परचेजेस किए होते हैं, आपकी उनकी हिस्ट्री को देख सकते हैं, सो आपको इजीली पता चल सकता है कि जी मैं कस्टमर को कैसे उसको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, उसको कैसे बेटर सर्विस कस्टमर दे सकता हूँ। सो ये आपको इस तरीके से हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद अगेन आप लोग के पास एक डिस्कशन क्वेश्चन आता है कि जी सैटर्न हैज़ गेन्ड कस्टमर लॉयल्टी मोर देन 60%। सो ये आप लोग देख लें कि जी ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। फिर हमारे पास अट्रैक्टिंग कस्टमर्स आ गया। ठीक है जी, आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हो जिस तरह हमने वो नीड्स लास्ट लेक्चर्स में हमारे कहीं पे जिक्र हो रहा था, वो नीड्स का स्टेटेड नीड्स, अनस्टेटेड नीड्स, लाइट नीड्स, रिस्क नीड्स, वो सब कुछ, तो आप उनको फॉलो करते हो। सो अब अगर आप वो काम करते हो तो इसके अगेंस्ट आपकी कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ती है और वो फिर जो है तो वो आपको मज़ीद कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव फीडबैक जा रहा होता है। और कंप्यूटिंग कास्ट ऑफ लॉस्ट कस्टमर, ठीक है। सो वो आपकी जब आप नए कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो, तो जो कस्टमर्स आपसे जा चुके होते हैं आप उनकी भी वो कॉस्ट उसमें इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। इसके बाद आप इसमें ये देखते हो कि जी जो कस्टमर चर्न की बात है, सो इसको हम बेसिकली ये कहते हैं, इसमें बेसिकली आप देखते हो कि जी इसको हम कस्टम रेट ऑफ एट्रिटेशन भी कहते हैं। और ये इसका मतलब ये होता है कि कस्टमर आपसे बेसिकली बिजनेस करना बंद कर दे। ठीक है, मतलब एक कस्टमर आपकी प्रोडक्ट आपसे लेना बंद कर दे, आपकी सर्विस लेना बंद कर दे। और इसको हम कॉमनली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक परसेंटेज से करते हैं कि जी आप छोड़ दिया है। ठीक है। सो इसको हम कहते हैं कस्टमर शन या कस्टमर एट्रिटेशन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी लाइफ टाइम। सो लाइफ टाइम वैल्यू, इसको एलटीवी से भी डिनोट किया जाता है। ये एक एस्टिमेट होता है आपकी एवरेज रेवेन्यू का। ठीक है, कि आपको एक कस्टमर कितना अपने लाइफ टाइम में कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है, मतलब आपके कितने की परचेजिंग वो करता है, आपको उससे कितना प्रॉफिट होता है, कितनी सेल्स होती है, इसको हम कहते हैं लाइफ टाइम वैल्यू में। तो आप उसको रिटेन करना शुरू कर देते हो, अगर उसकी मतलब चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, लेकिन आप रिटेन करते हो, और अगर वो ज़्यादा हो तो वो आपके लिए मजीद कस्टमर अट्रैक्ट भी कर सकता है। तो आपकी फिर स्ट्रेटेजीज होती है उसको रिटेन करने के हवाले से। इस वेबसाइट के एग्जांपल उन्होंने दिए कि जी कस्टमर एक सिंगल क्लिक से आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं। देखिए इन लोगों ने यहाँ पे नंबर दिया, अपना एड्रेस दिया हुआ है, सब कुछ। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो FAQs में, और यहाँ पे इनसे रब्ता कर सकते हो। सो जितना ये आप लोग का स्ट्रांग होता है उतनी ही आप लोग अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन कर सकते हो। नीड फॉर कस्टमर रिटेंशन, मेजरिंग कस्टमर लाइफ वैल्यू, ये तो हमने पढ़ लिया कि आप कस्टमर को क्यों रिटेन करते हो, क्योंकि आपको एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। लाइफ टाइम वैल्यू में भी आप लोग देखते हो कि जी उसने कितना आपके साथ बिजनेस किया, कितना आप लोग के पास आया। कस्टमर रिलेशनशिप हमने उसकी बात की कि जी वो क्यों इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे फिर कस्टमर सीआरएम में हमारे पास जो है कस्टमर इक्विटी, 3 ड्राइवर्स ऑफ कस्टमर इक्विटी, वैल्यू इक्विटी आप उसको देते हो, ब्रांड इक्विटी देते हो, रिलेशनशिप आप उसके बाद अपने रिलेशनशिप ऐसा बिल्ड करते हो कि आप उसको वो इक्विटी देते हो, आप उसको वैल्यूज वो देते हो, मतलब उसकी कॉस्ट कटिंग कम आती है, वो ब्रांड आप उसको प्रोवाइड करते हो, वो सेटिस्फेक्शन आप उसको प्रोवाइड करते हो। सो इससे भी आप कस्टमर्स को अपने रिटेन कर सकते हो और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये फिर देख लें जी द कस्टमर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, सस्पेक्ट्स है, प्रॉस्पेक्ट्स के पास, डिस्क्वालीफाइड प्रॉस्पेक्ट्स हैं, फिर फर्स्ट टाइम कंज्यूमर्स हैं, रिपीट कंज्यूमर्स हैं आपके पास, देन वो आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं, फिर मेंबर्स, इस तरह एडवोकेट्स, पार्टनर्स की तरफ, और ये सब आपके हैं इनएक्टिव और एक्स एक्स कस्टमर्स में। ठीक है। सो मेक श्योर कि जी
अब ये देखिए, ये इनएक्टिव कस्टमर है, ठीक है, ये रिपीट कस्टमर्स है, तो ये आपके एक्स कस्टमर्स में भी आ सकता है, पुराने कस्टमर्स में भी आ सकता है, न्यू कस्टमर में भी आप इसको डाल सकते हो, आपके रिटेन है, क्लाइंट्स आपके हो गए हैं, मेंबर। ये बेसिकली आप अपने कस्टमर का डेवलपमेंट प्रोसेस है। जितना आप अपना प्रोसेस को फ्लैट रखोगे और स्मॉल रखोगे, मैनेजमेंट में एक बताया जाता है कि जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट जो है, तो वो एक स्मॉल सा स्टेप ले, ठीक है, और वो स्मॉल रहे और फ्लैट रहे, लेकिन वो हमेशा फ्लोर स्मॉल और फ्लैट रहे। क्यों? क्योंकि यही डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करना शुरू कर देता है। फिर इसमें हमारे पास लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाती है इन सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग में, ठीक है। इसके इसके साथ हमारे पास बेसिक मार्केटिंग के देखें तो जी ये तो सिंपल सा हमारा जो मार्केटिंग का अपना प्रोसेस है, आपकी अपनी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के आप एग्जीक्यूशन करते हैं, उस कॉन्सेप्ट के आप एग्जीक्यूशन करते हैं, प्राइसिंग सेट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होते हैं। एक तो हमारा वो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारी बेसिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है। फिर उसके बाद हम रिएक्टिव मार्केटिंग बेसिकली उसमें रिएक्शन की बात आती है कि जी ये रेफ़र करता है किस चीज़ के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग को देख ले, लोग उस पे रिएक्ट करते हैं, लव करते हैं, लाइक करते हैं, एंग्री फेस, स्माइली फेस, गुड, बैड, थम्स अप, थम्स डाउन, इस किस्म की जो कि एक सडन रिएक्शन होता है कस्टमर का, ठीक है? तो हम उसको रिएक्टिव मार्केटिंग की तरफ जाते हैं। दूसरा फिर हमारे पास होता है अकाउंटेबल मार्केटिंग जो होती है, ये बेसिकली सिग्निफाइज़ करती है डेटा के साथ। क्योंकि वो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करता है या अंडरस्टैंडेबल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, आपको अपने एंटरप्राइज के बारे में डाटा के थ्रू इंफॉर्मेशन लगता है, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर हम इसके प्रॉपर मीनिंग की तरफ जाएं, तो ये एक्सपेक्ट टू सी अ पर्पस, हम अपने पर्पस को क्या देखते हैं, हमारे रिटर्न क्या आया, एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन से हमें रिटर्न्स मिलता है, ठीक है, डाटा मिलता है, और उस डाटा के थ्रू हम हमें पता चलता है कि जी हम इस पर्पस से हमें क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ठीक है। सो हम उसको कहते हैं अकाउंटेबल मार्केटिंग। फिर दूसरा हमारे पास होता है प्रोएक्टिव मार्केटिंग बेसिकली ये इसमें भी हम नंबर्स और इन चीज़ों की यूजेज होती है, मतलब बाय द यूज़ ऑफ एनालिटिक्स, और ये बेसिकली डिटरमाइन करता है कि आपको एक बेस्ट डायरेक्शन या बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में कि जी आपकी ये डायरेक्शन सबसे बेस्ट है, ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। जब आप आपके पास प्लानिंग होती है ना, आप प्लानिंग को या स्ट्रेटजी को लॉन्च करने की कोशिश करते हो, सो वो आपको एक डायरेक्शन दे देता है, एक स्ट्रेटजी दे देता है कि जी ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होगी, ये रोड रोड सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। और इसके बाद पार्टनरशिप मार्केटिंग आ जाती है हमारे पास। सो पार्टनरशिप मार्केटिंग में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि बेसिकली ये एक शेयर्ड इंटरेस्ट होता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज, ठीक है, कि उन दोनों की आपस में कौन कौन सी शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, और वो बेसिकली अपनी ये होता है बेसिकली बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस के बारे में होता है, किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए या प्रोविजन ऑफ बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स के लिए होता है। अब हम लेट सपोज आप किसी जगह पे जाते हैं, ठीक है, और जिस तरह भी स्टारबक्स को देख ले, स्टारबक्स वालों ने क्या किया कि जी वहाँ पे गूगल की तरफ से फ्री वाईफाई की सब फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है। तो ये एक पार्टनरशिप मार्केटिंग की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, कि लोग गूगल की तरफ ज़्यादा शुरू कर दें, और पार्टनर स्टारबक्स जो है तो वो फ्री में आप लोगों को वाईफाई दे सहूलत दे रहा है। इससे भी आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और कस्टमर रिटेन होते हैं। फिर इसमें देख लें रिलेशनशिप मार्केटिंग में, customers many customers distributors, many medium number of customer distributors और few customer distributors में, अगर आप हाई मार्जिन की तरफ जाना चाहते हो तो पार्टनरशिप मार्केटिंग की तरफ जाओ, इधर में फिर प्रोएक्टिव की तरफ जाओ, और इधर अकाउंटेबल। लेकिन यहाँ पे आप कस्टमर्स के डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर्स को देख लो कि आपके कस्टमर ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा है, तो इधर आप अकाउंटेबल मार्केटिंग की तरफ जाओ। आपके अगर आपके पास मीडियम नंबर ऑफ कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर्स है तो आप प्रोएक्टिव मार्केटिंग की तरफ जाओ, फ्यू कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर्स है तो आप पार्टनरशिप की तरफ जाओ। इस तरीके से आप मीडियम मार्जिन को देखना चाहते हो, लो मार्जिन को देखना चाहते हो, सो यहाँ पे आप देखो इसकी तरफ आपको ये स्ट्रेटजी दी गई है कि जी आप कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की तरफ फ्लोट कर सकते हो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट या रिटेन करने के लिए। यहाँ पे फिर होता है एक और कॉन्सेप्ट है कि जी आप अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हो, ठीक है। जितना आपका और आपकी कंपनी का और कस्टमर्स का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उतने ही आप लोगों के कस्टमर्स रिटेन रहेंगे, और वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे किसी कंपनी को, बाकी लोगों को,
कि वो आपके पास अट्रैक्ट होके आए। इसमें नंबर 1 है क्रॉस डिपार्टमेंटल पार्टिसिपेशन। एक तो आपके दरमियान डिपार्टमेंट्स के दरमियान जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रादर देन एक डिपार्टमेंट दूसरे से बेखबर रहा है और दूसरा तीसरे से बेखबर रहा है। नहीं जी, आप चाहते हो कि जी आपके कस्टमर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करें, ठीक है, कम्युनिकेशन हो, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होती है। दूसरा, इंटीग्रेट द वॉइस ऑफ कस्टमर इनटू ऑल बिजनेस डिसीजन। बिजनेस के जो कस्टमर्स के जो फीडबैक होता है आप उसको बिजनेस डिसीजन में इन्वॉल्व करो। ये नहीं कि जी आप कहते हो कि जी कस्टमर को आइडिया दिया लेकिन हम इसको ये कर रहे हैं। नहीं जी, आप कस्टमर्स को भी देखो। जिस तरह भी आप लोगों ने कहा कि सर हमारे लिए इशू है, सो हमारे लिए थर्सडे फ्राइडे को एग्जाम्स रख लें, तो थर्सडे फ्राइडे के लिए आप लोगों के लिए एग्जाम्स आगे जो 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके लिए, तो हमने आपकी वॉइस को इंटीग्रेट किया बेसिकली अपने बिजनेस में। क्रिएट सुपीरियर ऑफरिंग फॉर द टारगेट मार्केट। अब जिस तरह आपने टारगेट मार्केट का जिक्र किया था, सो आप उनको आपके कंपेटर से ज़्यादा सुपीरियर ऑफर दो, मैक्सिमम बेनिफिट्स दो, ठीक है। जितने सुपीरियर ऑफर्स होंगे, मैक्सिमम बेनिफिट्स होंगे, उतने ही आपके कस्टमर्स आपके पास रिटेन रहेंगे और मैक्सिमम कस्टमर्स आपके पास आएंगे। ऑर्गेनाइज करो अपने डेटा बेस को, ठीक है, अपने कस्टमर इन्फॉर्मेशन को जितना आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो वो उतनी बेनिफिशियल है। आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। और अब आपका कस्टमर ईजिली हेड्स के साथ मिल सकता है, आपके पार्टनर्स के साथ मिल सकता है। जितना ये ईजी होगा तो इट मीन्स कस्टमर उतनी ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो उतनी ही आपसे सेटिस्फाई होगा। जो आपके आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिवार्ड्स दो, उनको बेनिफिट्स दो, उनको डिस्काउंट्स दो, उनको ऑफ्स दो, हॉलीडेज लीव्स दो, पेड लीव्स दे दो और उनको इंक्रीमेंट दे दो। इस तरह एडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स में फ्रीक्वेंसीज प्रोग्राम्स आपकी आ गई, ठीक है। सो फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप लोग उसको उनको दे सकते हो। इस पे देख लेते हाउ वेबसाइट प्रेजेंट्स द बेनिफिट ऑफ जॉइनिंग, कि जी अगर आप उनको ज्वाइन करते हैं सो ये मतलब आप लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं, इस तरीके से आपको ट्रिप्स पे लेकर जा सकते हैं। सो ये इनकी एक वो है कि जी आप हमें हमें ज्वाइन करें। एडिंग सोशल बेनिफिट्स, ठीक है, इसमें देख लें गुड थिंग्स और बैड थिंग्स। इनिशिएट पॉजिटिव फ़ोन कॉल्स, ठीक है, मेक रिकमेंडेशंस, फॉरेन लैंग्वेज, यूज़ फ़ोन, शो एप्रिसिएशन, मेक सर्विस सजेशंस, यूज़ वी प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज, गेट टू द प्रॉब्लम्स, यूज़ जार्गन और शॉर्ट हैंडेड। अब ये एक अच्छे तरीके हैं आप अपने सोशल उसके लिए क्या कहते हैं आपके सोशल बेनिफिट्स के लिए। और जो है तो मेक ओनली कॉल बैक्स, तो ये सिर्फ ना करिए मेक जस्टिफिकेशन के नीचे हम तो ये काम इसलिए कर रहे थे। और मतलब उस इस किस्म की चीज़ से आप बेफ़िक्र रहें, किसी और पे ब्लेम ना करें, पास्ट की तरफ ना जाएँ, ठीक है? या आपकी जो गुड चीज़ें थी वो आप ना दोहराएँ कि जी हमने तो ये भी किया था, ये भी किया था। नहीं जी, आप गुड थिंग्स की तरफ जाएँ, ठीक है? हाँ जी, वी आर थैंकफुल आपने किया, हम ज़रूर इसके बारे में कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं। हम आपको दोबारा इंशाल्लाह कॉल बैक करेंगे, फिर आप वो काम करके दोबारा उनको कॉल बैक करें, ठीक है? ताकि वो देखें कि हाँ जी, वाक़ई में कस्टमर जो है तो वो ये हम एप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? जो जो आजकल जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम आया हुआ है, इसको माइंड में रखते हुए आप लोग कोशिश करें कि आपका बायर और सेलर का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाए। एडिंग स्ट्रक्चर्ड चाइल्स, क्रिएट लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट, जितना लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट्स आप बन सकते हो। आप फार्मेसी वाले के जो स्टूडेंट्स हैं लेट्स सपोज़, जो कि हमारे ये फार्मेसी एमबीए के स्टूडेंट्स हैं लेकिन जो फार्मेसी की फील्ड में हैं, जितना बड़ा कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं। देखिए आपके पास कंपनीज़ आती हैं, जी हमारे पास ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट है, ये प्लान है, ये प्लान है। सो वो लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ रिटेन रहें, लो प्राइस चार्ज करें और कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। और आपका जो प्रोडक्ट है वो उसको लॉन्ग टर्म सर्विस में क्रिएट करना शुरू कर दें कि वो आपके पास रहें। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा, मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, सो प्रॉफिटेबल कस्टमर, आप लोगों ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेजर करनी है। अब आप कस्टमर आपको कितना रिव्यू जनरेट करके दे रहा है, जितनी उसकी जनरेशन ज़्यादा होगी उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो आपने कस्टमर्स को मेजर बेसिकली करना है, ठीक है, कि आपके कस्टमर जितना बेनिफिट आपको देखते हैं ना कि जी ये बैंक्स वाले कभी डायरीज भिजवाते हैं, कभी पेन्स भिजवाते हैं, कभी मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, ईद के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, डिस्काउंट्स के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप उनके प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हो और वो आपसे प्रॉफिट जनरेट, आप उनसे इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो आप इस तरीके से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हो। ये कस्टमर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस देखें, हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, लूजिंग प्रोडक्ट्स, मीडियम बेस्ड, अब लूजिंग कस्टमर, मिक्स कस्टमर, हाई, ठीक है, आपके P1 P2 P3 P4 है। सो आप कोशिश करोगे कि उनको ऐसे प्रोडक्ट्स दो, मतलब P1 हो गया, ठीक है, कि वो हाई प्रॉफिटेबल मार्केट में जा रहा है, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, सो ये आपका हाई है।
इस पे भी फ़ोकस करोगे, इस पे भी फ़ोकस करोगे, लेकिन कोशिश करो कि आप इस प्रोडक्ट पे फ़ोकस करो क्योंकि ये तीनों कस्टमर्स को ज़्यादा प्रेफर्ड है। तो इस तरीके से आप लोग अपने प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आप लोग अपने प्रोडक्ट्स की करते हो। फिर ये देखें जो जो आप कार्ड्स लेते हैं प्लैटिनम यूज़र्स और टाइटेनियम यूज़र्स, गोल्ड कस्टमर्स, आयरन कस्टमर्स, लीड कस्टमर्स। सो ये बेसिकली आपके जो प्रॉफिटेर्स है और मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट पिरामिड है, आप इधर देखते हो। जितना आपको प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, उसकी तरफ जाओ, ठीक है? ताकि आपको आपकी कंपनी जो है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, लेकिन अब इधर तो कस्टमर्स कम है, लेकिन आप प्रॉफ़िट भी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है? सो लेकिन वो आपको प्रॉफ़िट भी ज़्यादा दे रहे हैं, फिर गोल्ड स्ट्रक्चर कोशिश करें कि आप गोल्ड और प्लैटिनम में ज़्यादा डील किया करें। इधर भी डील करें, लेकिन इधर ज़्यादा से ज़्यादा डील किया करें। आपके पास ये फिर आपके पास जो हमारा मिड टर्म तक का जो कोर्स है, उसकी ये लास्ट स्लाइड है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब एक तो आप जब मैंने कहा ना कि अपने अपने उन प्रोडक्ट्स को चूज़ करो जो कि आपके लिए हर कस्टमर जो है तो उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो वो ऑटोमेटिकली आपको कंपैरेटिव एडवांटेज देती है, आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। दूसरा आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर आते हो, आप अपनी क्वालिटी पे फोकस करते हो, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, उतनी ही ज़्यादा आप लोग ईज़िली अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन कर सकते हो। आप अपने कस्टमर से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो। सो ये आपका 5 लेक्चर नंबर 5 टू 8 था, ठीक है? इसमें हम देखते हैं, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन इश्यू हो तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हो।